हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास. In today's class, we'll be continuing chapter number 9 of your NCERT book titled as Coordination Compounds. Now, as you know very well that in the previous lecture, I had taught you the process, the phenomena of isomerism in case of coordination compounds. और बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है. जो भी उसके टाइप्स हैं आपने वो रिमेंबर करने हैं और उन टाइप्स के साथ ही साथ ये भी कंडीशन देखनी है कि किस कंडीशन के होने पर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि आपका ये पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म वहाँ पर हो सकता है. और मैंने वो आपको बच्चों प्रीवियस लेक्चर में अच्छे समझाने की कोशिश करी है एंड आई होप कि आप उन कंडीशंस को भी समझ गए हो, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिकली एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है. अगर मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करूं कि वो आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो आपने स्पेसिफिक नाम देना होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन विच द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज satisfying over there. Okay, so that is important, and today again we'll study an important concept which is bonding in coordination compounds, जिसके अंदर हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज पढ़ते हैं. पहली थ्योरी आप जानते हो, सो ओवर देयर आई विल नॉट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट द सेकेंड थ्योरी विच इज़ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वो बहुत ही अच्छी थ्योरी है. और आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बच्चों वहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि उस थ्योरी से क्वेश्चन आएगा एज़ कम्पेयर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से. बट आई विल डिस्कस बोथ दी थ्योरीज वन बाय वन. सो पहले आपको हम पढ़ाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो बच्चों, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर वर्नर ने भी अपनी थ्योरी रखी थी दैट वी हैड ऑलरेडी स्टडी इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9, in which Werner was trying to explain the concept of bonding with reference to primary and secondary valency. ओके, इस तरह से हमें समझाने की वो कोशिश कर रहे थे, बट उनकी थ्योरीज़ में कुछ कमियां थी, जैसे कि उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कहीं पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात नहीं करी. कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं रखा कि भाई यही मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बना पा रहे हैं और दूसरे क्यों नहीं बना पा रहे. सो देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस that Werner's theory could not answer. So due to which we shift on to two more theories. One is a valence bond theory and other is a crystal field theory. So valence bond theory जो है वो बेसिकली आपको मैग्नेटिक नेचर समझाने में ज़्यादा हेल्प करेगा, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको लिगेंड्स की इम्पोर्टेंस दिखाएगा कि हाउ role of a ligand becomes important during the formation of a complex compound. So now let's begin valence bond theory. अब बच्चों इस थ्योरी को आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, so you have sufficient knowledge regarding that what does this theory says. ये थ्योरी बेसिकली बात करती है हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में कि रिएक्शन होने से जस्ट पहले जो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं टू हैव डीजनरेटिव ऑर्बिटल्स, और फिर उसके अंदर एंट्री होती है अपकमिंग या फिर अटैकिंग मॉलिक्यूल की, और फिर हमारे पास हमारा कंपाउंड बन जाता है. और उसी थ्योरी को लेकर के कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी के ऊपर बेस्ड ही गेव अस कि भाई क्या शेप होगा उसका कंपाउंड का, कि वो टेट्रा होगा, इट विल बी ऑक्टा और ट्राइगोनल, और भी जो इस तरह के शेप होते हैं स्क्वायर प्लेनर वगैरह, वो सारे शेप दिस थ्योरी टेल्स अस ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन दैट हैड अकर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड. तो हमारा प्राइमरी फोकस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते वक्त उस पर होगा कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस हो रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. तो ये समझाने के लिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते वक्त किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हमारा सेंट्रल मेटल एटम शो करता है, ही गेव अस द वेरी फर्स्ट पॉइंट अंडर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहाँ पर उन्होंने कहा कि सेंट्रल मेटल एटम
लिगेंड्स के प्रेजेंस में अपने n-1 d ऑर्बिटल को, ns ऑर्बिटल को, np ऑर्बिटल को और nd ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ये पॉइंट नंबर 1 था और आपको बच्चों ये समझना बहुत ज़रूरी है। Because here there is a interesting thing. Let me complete this line first. कि central metal atom uses its n-1 d ns np nd orbitals for hybridization। तो आपने यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर s का भी एक ऑर्बिटल है, p का भी बच्चों एक ही ऑर्बिटल है। बट ध्यान से देखो तो डी ऑर्बिटल जो है ये हम दो अलग अलग केसेस में लेते हैं। एक आपके पास है बच्चों एन डी ऑर्बिटल और एक है आपके पास n-1 डी ऑर्बिटल। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस पॉइंट नंबर 1 कि आपको ये समझना होगा कि बच्चों n-1 डी और n डी में क्या फ़र्क है। देखो n-1 टेल्स यू दी शेल फ्रॉम विच दी ऑर्बिटल इज कमिंग, और ये आपको अच्छे से मालूम है कि n जो है ये हम लिखते हैं बच्चों जनरली आउटर मोस्ट ऑर्बिट को। ठीक है, हम कहते हैं भाई हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट n है, तो n-1 का मतलब है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक अंदर वाला ऑर्बिट। कि अगर आपके पास ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है m, इसके पास आप कई सारे इसके ऑर्बिट्स होंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। मैंने मान लिया कि इसके पास बच्चों 4 ऑर्बिट्स हैं इस तरह के। ठीक है, दिस हैज़ 4 ऑर्बिट्स। तो व्हेन आई से दैट इसने अपने nd ऑर्बिटल्स को यूज़ किया फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो मेरा मतलब होता है कि वो ऑर्बिटल्स जो इस वाले शेल में प्रेजेंट हैं, तो इन्हें इस वाले d ऑर्बिटल को यूज़ किया। व्हेन आई से दैट इट हैड यूज्ड इट्स n-1 d ऑर्बिटल्स, सो आई एक्चुअली रिफर टू द d ऑर्बिटल प्रेजेंट इन दिस शेल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर आपसे कोई कहे भाई n-1 d ऑर्बिटल्स को यूज़ किया है ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका मतलब है कि उसने अपने इनर शेल के d ऑर्बिटल्स को यूज़ किया। अगर आपसे कोई बोले कि उसने nd ऑर्बिटल्स को यूज़ किया, तो उसका मतलब होता है उसने आउटर मोस्ट शेल के d ऑर्बिटल्स को यूज़ किया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, बिकॉज इट विल मैटर व्हेन आई विल बी मेकिंग द टेबल and showing you that for this type of hybridization you have this particular shape of the compound। क्योंकि बच्चों मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन की कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो सब आप अच्छे से सीख चुके हो क्लास 11th के अंदर। सो आपको अच्छे से पता है कि हाउ डज़ द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट टेक प्लेस टू हैव डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो नाउ आई होप कि आपको बच्चों ये n-1 d का मतलब क्या होता है और n d का मतलब क्या होता है ये अच्छे से क्लियर है। तो आप अपने माइंड में अगर मैं कभी बोलूँगा अभी आगे चल करके कि हमने n-1 d को यूज़ किया, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हाँ भाई n-1 d का मतलब है कि अंदर वाले d ऑर्बिटल को यूज़ किया है। इफ़ आई से n d तो आउटर मोस्ट वाले को यूज़ किया है। तो आइए बच्चों अब देख लेते हैं कि किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन के लिए किस तरह का शेप या फिर किस तरह का अलाइनमेंट या फिर ओरिएंटेशन होता है आपके लिगेंड्स का विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप लिखो बच्चों टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर आप लिखिए शेप ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि ये बच्चों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में भी आ रहा है। सो यहाँ पर बेसिकली आपने ध्यान देना है कि कौन कौन से ऑर्बिट्स आपस में हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, उसी के बेसिस पर होता है आपका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला होता है बच्चों सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट यू आर वेरी फेमिलियर विद, विच इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पर एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं। सो अगर इस तरह का सेंट्रल मेटल एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो जो उसका शेप होता है बच्चों वो होता है टेट्राहेड्रल। इट हैज़ अ टेट्राहेड्रल शेप विद इट। अगर मान लेते हैं कि इसके पास इसने क्या किया कि एक d ऑर्बिटल को यूज़ किया,
ये कौन सा डी ऑर्बिटल है? ये इनर डी ऑर्बिटल है। ये है बच्चों इनर डी ऑर्बिटल, इसको यूज़ किया। और साथ में इसने क्या किया, एक s और दो p ऑर्बिटल्स को यूज़ किया, यानी कि द हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ DsP2 टाइप। तो अगर इस तरह का बच्चों होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें जो शेप आती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप। ओके, सो DsP2 के लिए स्क्वायर प्लेनर है, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल है। ध्यान रखना, अगर मैं s से पहले d को लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने इनर d ऑर्बिटल को यूज़ किया है, इस वाले d ऑर्बिटल को मैंने यूज़ किया है, n-1 d ऑर्बिटल को मैंने यूज़ किया है। ओके, वहीं पर अगर मैं लिखूँ बच्चों इस तरह से, बहुत ध्यान से देखना, sp3d, sp3 उसके बाद मैंने d लिखा, तो अगर इस तरह का आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो इसका शेप होता है बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो आपने ध्यान से यहाँ पर ये समझना है कि मैंने यहाँ पर डी लिखा था पहले और यहाँ पर मैंने डी लिखा बाद में। सो ये अगर मैं d को बाद में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि जो मेरा d ऑर्बिटल है ये कहाँ का है बच्चों, ये आउटर मोस्ट शेल का d ऑर्बिटल है, यानी कि मेरा nd ऑर्बिटल, nd ऑर्बिटल है। अगर मैं d को लिख रहा हूँ पहले तो इसका मतलब है कि वो मेरा n-1 d ऑर्बिटल है, यानी कि वो मैंने अंदर के शेल से लिया है। ओके, सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड द प्लेसमेंट ऑफ दिस d व्हेन आई राइट द हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसी के बेसिस पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्सेस के, जो आपके एग्जाम में बहुत कॉमन है। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं वो कि कौन सा डी ऑर्बिटल वो यूज़ कर रहा है, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। सो आई होप कि ये शेप अच्छे से क्लियर है। इसके बाद एक शेप और होता है ऑक्टाहेड्रल। अगर आपके पास sp3d2 हो रही है हाइब्रिडाइजेशन तो आपका शेप होता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल, और चाहे वो D2 को, आउटर D2 को यूज़ करे या फिर इनर D2 ऑर्बिटल्स को यूज़ करे, शेप ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। दैट इज़ कि अगर वो D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तब भी आपकी शेप ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं बच्चों? 4 ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर 2, 1 3, 1 4, यहाँ पर भी 4 ही हैं। यहाँ पर 3 और 2 5 हैं, यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर 6। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अगर 4 ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज कर रहे हैं तो 2 तरीके हैं होने के, एक है sp3, एक है DsP2। और अगर D पहले लिखा है तो मतलब है इनर D हमने यूज़ किया है, अगर D आपका बाद में लिखा तो इसका मतलब हमने D आउटर वाले शेल से उठाया है। सो बच्चों आई होप कि अगर आपको ज्योमेट्री गिवन है, अगर आपको गिवन है कि इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन आपके कॉम्प्लेक्स बनते वक्त हो रहा था और आपसे पूछ रहा है वो इसका शेप बताइए क्या होगा उस कॉम्प्लेक्स का, तो आप बता सकते हो एग्जामिनर को, ये तो आप याद रख ही सकते हो। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच यूज इनर d ऑर्बिटल्स एंड आउटर d ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, आपके एग्जाम में बच्चों आता है। सो बी अटेंटिव ओवर देयर। और वो क्लासिफिकेशन सिर्फ इसी बात पर बेस्ड है कि ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन आपने किस ऑर्बिटल को यूज़ किया, किस डी ऑर्बिटल को यूज़ किया, कि आपने इनर को यूज़ किया या फिर आउटर को यूज़ किया, उसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती है। सो बच्चों वो 2 टाइप्स होते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ये 2 अलग अलग टाइप्स हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस बोथ दी टाइप्स वन बाय वन। तो पहले बच्चों हम बात करेंगे लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ d ऑर्बिटल्स used for hybridization। सो पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको बच्चों हम बोलते हैं, इसके 3 अलग अलग नाम हैं, तो मैं तीनों ही लिख रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में कोई भी नाम आए और आप उसको पहचान लो। तो पहला नाम बहुत ही ऑब्वियस है, दैट इज़ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस,
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ये तीन इसके अलग अलग नाम हैं। सो आपसे एग्ज़ाम में किसी भी नाम से पूछे कि ये क्या होता है तो आप उसको डिफ़ाइन कर पाओ कि हाँ भाई ये चीज़ होती है। सो आई एम राइटिंग दैट डेफिनेशन, फिर आप खुद समझ जाओगे कि ये किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सो दी कॉम्प्लेक्सेस या फिर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड in which the central metal atom uses its inner d orbitals for hybridization। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। इसका एक एग्जांपल भी आप दे सकते हो वहाँ पर। इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर आंसर विच इज़ हेक्साएमीन कोबाल्ट। ये इसका एक एग्जांपल है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। अब बच्चों दूसरा क्लासिफिकेशन का नाम है आउटर ऑर्बिटल या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। सो आप तीनों ही नामों को बच्चों अपने ध्यान में रखना। तो इसको बच्चों आप खुद ही डिफाइन करो, सेम वही चीज़ है। अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप लिखते हैं ना सेम चीज़ नीचे, अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम यूजेस इट्स आउटर, यहाँ पर आ जाएगा वर्ड आउटर, डी ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम बोलते हैं ये। इसका एग्जाम्पल भी आप लिख लेना बच्चों। ये इसका एग्जाम्पल है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल इसका यहाँ पर हो गया इस लो का, और आउटर का बच्चों यहाँ पर हो गया। सो आप दोनों एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर सकते हो। सो बच्चों इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कि उसने कहा कि पहले एज द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द मेटल एटम, द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिडाइज विद ईच अदर टू बिकम डीजेनरेट, and therefore the electrons from the ligand enter into those hybridized orbitals and a complex compound is formed। ये थी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी मिस्ट्री बिहाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड्स अराउंड द central metal atom in a complex compound। So the theory was really good। Apart from the geometrical part, it also explained the magnetic properties of coordination compounds। So I expect you all remember कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम किस बेसिस पर डिफ़ाइन करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम डिफ़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द कंपाउंड दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड, कि हम उन कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। अगर हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये हमारे पास जो कंपाउंड है इट इज़ पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। और अगर हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हम बोलते हैं कि द कंपाउंड इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। और फिर मैं ये समझता हूँ कि आपको अच्छे से मालूम है कि जो कंपाउंड डायमैग्नेटिक होता है वो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करेगा। आई हैड ऑलरेडी डिफाइंड यू कि what are diamagnetic compounds, what are paramagnetic compounds। compounds which are weakly repelled when placed in a magnetic field are known as diamagnetic compounds। compounds which are weakly attracted when placed in a magnetic field are known as paramagnetic compounds। और एक important क्लास होती है बच्चों फेरोमैग्नेटिज्म की, ओके वो तो एक स्ट्रॉन्ग क्लास है
पैरामैग्नेटिक की। अगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके पास मैग्नेट है सो उसको हम बच्चों बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके ये बता सकते हैं कि कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा होगा हमारा ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो हम क्वालिटेटिवली बात कर सकते हैं रिगार्डिंग दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बट हम क्वांटिटेटिवली बात नहीं कर सकते। क्वालिटेटिवली बता देंगे कि हाँ भाई ये कंपाउंड जो है ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, बट आपसे कोई पूछे कि भाई कितने मैग्नीट्यूड से ये डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक है, दैट इज़ इफ़ समवन आस्क यू दी क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिज्म और द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शोन बाय अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वो ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ओके, सो इट टोल्ड अस द क्वालिटेटिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बारे में आपको नहीं लिखवाऊंगा बिकॉज यू ऑल नो दैट हाउ डू यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration of a compound and then check that whether the compound is di or paramagnetic। तो ये सेक्शन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अपने आप ट्राई करिएगा, नॉट सो डिफिकल्ट सेक्शन। And in case you come across any problem you are unable to understand this property, so please tell me, I'll make it clear to you। So आप अब ध्यान से देख लो, एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या क्या सिखा दिया। तो पहली बात हमें सिखाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कि किस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज़ फॉर्मेशन हमें समझाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कि भाई पहले मेटल का ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, उसके बाद लिगेंड्स आएंगे, ओके दैट ऑल। सेकंड बात उसने बताई हमें कि भाई अगर इस तरह का आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होगा। अब हमने आपको ऊपर टेबल बना के दिखाई दी ना, सो टेबल आपको समझाई थी बच्चों स्ट्रक्चर। सो इट टोल्ड यू फॉर्मेशन, इट टोल्ड यू स्ट्रक्चर, एंड ऑन द थर्ड नंबर इट टोल्ड यू अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। काफ़ी हद तक समझा दिया इसने हमें कि कैसा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो बच्चों ये तीन चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें स्पेसिफाई करी, क्लियर करी, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन जो इसकी थी वो ये थी कि फॉर्मेशन के समय पर इसने सारा ध्यान केंद्रित किया हमारा सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स पर, कि इसने कहा भाई जो भी शेप होगा, जो भी रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें मेजर रोल आपका सेंट्रल मेटल एटम ही शो करेगा। ओके, बिकॉज वही हाइब्रिडाइज कर रहा है आपस में, वही इलेक्ट्रॉन्स को, वही ऑर्बिटल्स को वेकेट कर रहा है फॉर द अपकमिंग लिगेंड्स टू ब्रिंग इन देयर इलेक्ट्रॉन, ऑल दैट। सो यहाँ पर मेजर जो फोकस दिया गया इस थ्योरी के अंदर, VBT के अंदर, दैट वाज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, बट लिगेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सो दे कैन नॉट बी इग्नोर। सो इसलिए हमारी ये बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है, वहाँ पर लिगेंड्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो पहला इसका हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज था कि इट डिड नॉट पे अटेंशन टू द बिहेवियर ऑफ लिगेंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगली इसकी लिमिटेशन बहुत बड़ी हमें यहाँ देखने को मिली जब हमने इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात किया कि इट डिड नॉट गिव अस एनी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक बिहेवियर। सो ये दो लिमिटेशंस हमारे सामने आ गई इन दो प्रॉपर्टीज़ से। तीसरी इसकी लिमिटेशन थी कि वाइल एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर इट डिड नॉट गिव अस एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द कलर शोन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि इसने कलर के बारे में कोई बात नहीं करी, सिर्फ इसने शेप बता दिया, सिर्फ इसने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, बट उनके कलर के बारे में कुछ भी इसने हमें डिटेलिंग नहीं दी। सो द थर्ड डिसएडवांटेज कम फ्रॉम दिस सेक्शन। सो कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट में हमें एक डिसएडवांटेज इसका मिल रहा था थ्योरी का, और इसके साथ ही साथ इसमें हमने कई सारे एजम्पशंस भी माने थे। सो एक चौथा डिसएडवांटेज का हो सकता है कि यहाँ पर एक नंबर ऑफ एजम्पशंस लिए गए हैं। ओके, सो ये 4-5 इसके एजम्पशंस हैं दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। सो इसी के साथ बच्चों हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यहाँ पर समाप्त होती है। सो इट वॉज अ गुड थ्योरी, इट गेव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टाइप्स
दोनों टाइप्स पर बहुत ध्यान देना, दोनों के एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए। और उसके बाद वो जो टेबल है जहाँ पर आपको गिवन है कि इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस तरह की शेप होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो ये दो बातें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। साथ में नेगेटिव बिहेवियर तो आपके लिए बच्चों बहुत ही आसान है, आपने क्लास 11th में कई बार ये निकाल करके दिखाया है अपने टीचर्स को एग्ज़ाम्स के अंदर। तो अब आप बच्चे इसको नोट डाउन करिए। आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों अब हमें शुरू करनी है अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बट आज के लेक्चर में हम इसको शुरू नहीं करेंगे बिकॉज एज आई कुड सी टाइम 15 मिनट्स के अप्रॉक्स हमारे पास बचा है। सो इट वोंट बी गुड फॉर अस टू हरी अप इन दिस इम्पॉर्टेंट थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें से कई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सो इन टुडेज लेक्चर आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी बिगिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक को दो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सो दैट कि जो कल का हमारा लेक्चर हो वो एक ईजी आपके लिए लेक्चर हो पाए व्हेन यू हैव अ प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो वो टॉपिक आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। और बच्चों हम ट्राई करेंगे कि कल के लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर में, इस चैप्टर को हम एंड भी कर दें बिकॉज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बचता नहीं है एक्सेप्ट सम एडवांटेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और उसके अलावा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो कल ही हम कोशिश करेंगे कि एड्रेस कर पाएँ, बट वील नॉट हरी, हम रश नहीं करेंगे, हर एक चीज़ को समझते हुए आगे चलेंगे। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन कल के लेक्चर में पता होनी चाहिए था कि आपको थोड़ा कल का लेक्चर अच्छा लगे। वो बच्चों बातें हैं, आप उनको ध्यान दीजिएगा। पहला एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बच्चों डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है। बिकॉज ये वर्ड मैं बहुत ज़्यादा कल यूज़ करने वाला हूँ, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये एक टर्म है दैट यू मस्ट हैव बीन फेमिलियर विद इन योर क्लास 11th कि डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, कि उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता। कि अगर मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, वो पांचों के पांचों मेरे पास डी जनरेट हैं, तो उसका मतलब है कि सबकी एनर्जी बराबर है। कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहा हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले मैं उन पांचों में से किसी पहले के एंड में एंटर करवाओ या फिर किसी लास्ट के में एंटर करवाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर तो वो हुंस रूल को फॉलो करता है कि वो पहले उसी ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी का लेवल कम होता है। सो व्हेन आई से दैट ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, एंड वी ऑल नो वेरी वेल दैट जो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज सिंपली टू मेक दी ऑर्बिटल्स डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ताकि उन सबकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो पाए। अब इससे होता क्या है कि अगर कुछ ऑर्बिटल्स डीजनरेट हैं और कुछ ऑर्बिटल्स डीजनरेट नहीं हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि उसके बारे में कल हम बच्चों बात करेंगे एंड दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो लेट मी गिव यू सम आइडिया कि डीजनरेट होने से और ना से फ़र्क क्या पड़ता है। मैंने माना कि मेरे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये मेरे पास एक एस का ऑर्बिटल मैंने मान लिया, एक एस का ऑर्बिटल है, एक पी का ऑर्बिटल है। अब किसी भी ऑर्बिट का हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, दे आर डी जनरेट ऑर्बिटल्स, और मुझे इन ऑर्बिटल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स को या फिर लेट मी से 3 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल करना है बस। आई हैव टू फिल 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दीज 2 ऑर्बिटल्स, वन इज़ एस ऑर्बिटल, वन इज़ पी ऑर्बिटल। और मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों ही डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो हुंस रूल कहता है कि पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा जिसकी एनर्जी कम होती है। सो वैसे तो हमें अच्छे से मालूम है कि भाई पी की एनर्जी ज़्यादा होती है और एस की एनर्जी कम होती है पी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट दोज ऑर्बिटल्स विच आर नॉट डीजनरेट। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि एस जैसा है वैसा ही है, कि एस की एनर्जी कम है और पी की एनर्जी ज़्यादा है। तो फिलिंग ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करेंगे, हमें अच्छे से मालूम है कि पहले हम एक इलेक्ट्रॉन एस में रखेंगे, अब हम अगला इलेक्ट्रॉन भी एस में ही रखेंगे, क्योंकि हुंस रूल कहता है
कि आपने जब इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है तो आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो इन दी लोअर एनर्जी स्टेट, दी ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी लेवल। तो एस का एनर्जी लेवल कम है तो हम दूसरे इलेक्ट्रॉन भी बच्चों एस में ही रख देंगे। अभी ये डीजनरेट नहीं है, अभी ये डीजनरेट नहीं है, ध्यान रखना, अभी ये हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। और जो एक लास्ट इलेक्ट्रॉन है फिर वो आकर के बच्चों पी में एंटर कर जाएगा। ये एक्चुअली में होता है, हम सबको मालूम है, ये जनरल केस है बाय हुंस रूल। अब मैंने क्या किया, क्या कहा कि एस और पी जो दोनों मेरे पास ऑर्बिटल्स हैं दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो उससे होगा क्या कि ये मेरे पास एस का ऑर्बिटल था, ये मेरे पास पी का ऑर्बिटल था। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए लेके आऊँगा बच्चों, तो उस समय पर क्या होगा कि पहला इलेक्ट्रॉन तो मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा इसमें। अब हुंस रूल कहता है कि अगला इलेक्ट्रॉन वहाँ पर फिल करो जहाँ पर एनर्जी कम हो। अब यहाँ पर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये मेरे पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, कि जो एनर्जी इस ऑर्बिटल की है वही एनर्जी इस ऑर्बिटल की भी है। तो इस समय पर क्या होता है, जब एनर्जी सेम होती है तो जो अगला एंटरिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, वो एंटर करेगा बच्चों पी ऑर्बिटल में। डिस्पाइट ऑफ पेयरिंग इट विल एंटर इनटू दी अदर ऑर्बिटल। और जो तीसरा है बच्चों यहाँ पर एंटर करेगा। सो ये फ़र्क होता है डी जनरेट में और नॉर्मल ऑर्बिटल्स में, कि इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर कर रहे हैं आपके ऑर्बिटल्स के अंदर, उसका फ़र्क पड़ जाता है। और ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे लिखवाया था कि ये एस है, ये पी है, डो नॉट कंसिडर इट अदरवाइज। ऐसा मत समझना कि एस और पी में ऐसा केस हो सकता है। ओके, देयर इज अ लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स। इसको बेसिकली जो मैं कल बात करूँगा वो डी ऑर्बिटल्स के जो अंदर के 5 ऑर्बिटल होते हैं उसके भी रेफरेंस में हम इसको लेकर के चलेंगे कल। टुडे इट वॉज जस्ट अ बेसिक फॉर यू। सो पहली बात तो हमने कर ली बच्चों डीजनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में। अगली बात जो कल बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखेगी वो होगी बच्चों कि लिगेंड्स की क्या स्ट्रेंथ है, बिकॉज उस स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर एंटर करेगा। वो आप कल सीखोगे। अभी आप वो सीरीज़ याद कर लेना जिसके बेसिस पर हम कल बात करने वाले हैं, दैट इज़ द सीरीज ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ। ठीक है, सो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर बच्चों हमारी ये सीरीज़ है। आई एम राइटिंग इट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि जो पहला लिगेंड लिखूंगा उसकी एनर्जी, उसकी जो लिगेंड स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड है, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर लिगेंड, क्योंकि कल ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा व्हेन आई विल बी टेलिंग यू टुमारोज थ्योरी लिगेंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि किस लिगेंड की स्ट्रेंथ कितनी है और वो किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करवाएगा इन डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स। तो आप इस सीरीज़ को आज याद कर लेना। एग्जाम में बच्चों वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिगेंड का नाम दे करके पूछता है कि यहाँ पर बताओ किस तरह की फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। सो आई एम राइटिंग इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो पहले आपका आता है बच्चों आयोडाइड लिगेंड। मैं इसको लिखता जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और आपने बच्चों कल तक ये सारी याद कर लेनी है। मीन्स बिफोर हैविंग अ लुक ऑन दी अपकमिंग लेक्चर यू नीड टू रिमेंबर दीज, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं करोगे तो कल का लेक्चर शायद आप अच्छे से ना समझ पाओ। और एग्ज़ाम के अंदर बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सीरीज़ याद हो। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस सीरीज़ वेरी नाइसली बाय टुमारोज लेक्चर। सो ये हमने आपके सामने बच्चों सीरीज़ लिख दी है ऑन लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये आपका होमवर्क है कि आपने इस सीरीज़ को याद करना है। आपने ये देखना है कि किस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है फ्रॉम दी अदर लिगेंड्स, क्योंकि इस पर हाईली हम आपको कल 2 पॉइंट्स लिखवाएंगे जो मेजरली डिपेंड करेगा ऑन दी टाइप ऑफ लिगेंड दैट वी आर हैविंग इन दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो ये दूसरी बेसिक चीज़ें जो आपको कल चाहिए होगी, दैट इज़ लिगेंड स्ट्रेंथ। बाकी इसके अलावा आई होप यू रिमेंबर दैट T2G स्टेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल्स आपको पता होगा क्लास 11 से।
और इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कल आप ये याद करके आना, और अब जो टाइम रिमेनिंग है 5 मिनट का, इसमें आप आई एंड द लेक्चर नाउ। ये 2 बेसिक आपके लिए बहुत हैं। इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने अपनी क्लास 11th पर जाना है, वहाँ पर एक बार सीखना है कि हाउ डू यू डू hybridization, how do you determine that whether a compound is diamagnetic और पैरामैग्नेटिक, ओके, कि आप कैसे फिलिंग करते हो। बिकॉज हर बच्चे के साथ ऐसा होता है कि वो क्लास 12th में आता उसको एक बार भूल सकता है अगर उसने रिवाइज़ नहीं किया उसको दोबारा से। तो आई होप कि आप भी उसको भूल गए होंगे। सो अभी बचे हुए 5 मिनट को आप वहाँ पर यूटिलाइज़ करिए और उसको दोबारा से रिवाइज़ करिएगा। सो फॉर टुडेज़ लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।